दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो कि परिस्थितियों के आधार पर है। कुछ मापदंडों का निर्धारण किया गया है मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर। अब मेंटेनेंस और एलिमनी पत्नी के द्वारा मांगी तो जा सकती है, लेकिन जब तक इन मापदंडों पर पत्नी का मेंटेनेंस का मांग करना सही नहीं होगा, तब तक पत्नी को मेंटेनेंस एलिमनी का आदेश नहीं दिया जा सकता। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कह दिया गया है, क्योंकि अतुल सुभाष का केस कहीं ना कहीं हमारा रुख इस तरफ मोड़ देता है कि महिलाओं के द्वारा सच में बहुत ज्यादा अति की जा रही है या बहुत ज्यादा पुरुषों के साथ शोषण किया जा रहा है, जो कि हम मान तो रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। या हमारी समाज की वास्तविकता को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम शुरू से एक ही चीज को दिमाग में समाकर बैठे हुए होते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, और दूसरा महिला है तो बेचारी है, महिला है तो अबला है। लेकिन आज वह महिला अबला होने की कगार पर खड़ी होकर, मतलब जहां लोगों की सिंपैथी लेकर वह पुरुषों के साथ किस प्रकार से शोषण कर रही है, वो हम इस तरह के केसेस में देख लेते हो। कई बार लोगों का ये कमेंट आता है कि मैडम आप एक महिला होकर इस तरह की बात कहती है महिला के खिलाफ। तो ये इस तरह की परिस्थितियां जब हमें न्यायालय में देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने महिला होने पर बड़ी ही शर्मसार स्थिति निर्मित होती है हमारे सामने कि वास्तव में क्या एक महिला का यही रूप है, या हम यहाँ पर खड़े होकर गर्व से कह सकते हैं कि हम महिला हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां जो अतुल सुभाष के साथ निर्मित हुई हैं, वो हमारे सामने इस माध्यम से आ गई। लेकिन ऐसे कई पुरुष हैं जो शोषित हो रहे हैं, या जो ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, या जिन तक की जानकारी हमारे सामने नहीं आ रही है। और हम वास्तव में ये कहते हैं कि महिला बेचारी, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियों में भी हम महिला किसी पुरुष के साथ अन्याय करते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये हम एक बहुत ही गलत और अनुचित कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमें अब अपने दिल से नहीं सोचना, अब हमें दिमाग से सोचना चाहिए, और हमें न्याय हर व्यक्ति को दिलाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक महिला की जान कीमती है, उसी प्रकार एक पुरुष की जान भी कीमती है। जिस प्रकार महिला में इमोशंस होते हैं अपने बच्चों को लेकर, उसी प्रकार एक पुरुष में भी इमोशंस होते हैं अपने बच्चों को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर। तो यहाँ पर पुरुषों को भी न्याय मिलना चाहिए, या हमें पुरुषों के बारे में भी सोचना चाहिए, इस मानसिकता से बाहर निकलकर कि मर्द को दर्द नहीं होता और महिला है तो बेचारी ही होगी। क्योंकि ये हमारे समाज की कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो कि हम जन्म के साथ ही महिला या पुरुष के अंदर डेवलप करते चले जाते हैं इनडायरेक्टली वे में, और जिसका घातक परिणाम हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं या कुछ घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही एक व्यक्ति था जो शोषित हो रहा था, कई पुरुषों के साथ भी शोषण हो रहा है, लेकिन हमारे सामने वो स्थितियां नहीं आ पा रही हैं, या हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं और वो चीजें वैसी की वैसी ही चलती जा रही हैं। क्योंकि एक दिन में किसी भी कुरीति को बढ़ावा नहीं मिलता। डे बाय डे कहीं ना कहीं हम महिलाओं की हिम्मत को साथ देते चले जा रहे हैं, या महिला की हिम्मत को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसके परिणाम आखिरी में जाकर ये निकलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या गाइडलाइन जारी की गई है मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर। क्योंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कह दिया गया है कि भाई महिला के साथ शोषण हो रहा है, हम मान रहे हैं, महिला को भी न्याय मिलना चाहिए, ये मान रहे हैं, लेकिन पुरुषों के साथ इस तरह से अन्याय भी नहीं होना चाहिए। तो अब आपको मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय इन मापदंडों को देखना ही होगा। मैं वीडियो के माध्यम से भी ये 8 पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, और साथ ही आप चैनल विजिट कर देख सकते हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये 8 पॉइंट डाल रखे हैं, तो आप इजी वे में आराम से पढ़कर उनके ऊपर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास भी आपके केस में भी ऐसी कोई कंडीशन है जहां पर महिला के द्वारा मेंटेनेंस के लिए मनमानी या आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो आप यहाँ पर चैनल विजिट कर कम्युनिटी पोस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि पहला पॉइंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है, पति और पत्नी की सामाजिक आर्थिक स्थिति। मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय पति की और पत्नी की
सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखनी होगी, क्योंकि दोनों एक उसी समाज में रहते हैं। तो दोनों में से समाज का, पति का समाज का स्टेटस क्या है, मतलब सोशल लाइफ क्या है पति की, और साथ ही फाइनेंशियली कैपेसिटी क्या है, मतलब पति किस प्रकार से लोगों के बीच में बैठता उठता है, पति की लाइफ स्टाइल क्या है। वहीं पर नेचुरल है, जब आप उसकी लाइफ स्टाइल जानेंगे तो नेचुरल है कि आपके सामने ये स्थिति भी क्लियर हो जाएगी कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास अच्छी खासी इनकम के सोर्सेस होते हैं तभी वह एक सोशल लाइफ को मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने इस चीज को आप ये क्लियर समझ लीजिए कि पति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति आपको जाननी होगी, और साथ ही पत्नी की, पत्नी मांग पति से मेंटेनेंस रही है लेकिन अच्छी खासी सोशल लाइफ को मैनेज कर रही है, मतलब उसकी नीड्स नहीं है मेंटेनेंस लेना, लेकिन फिर भी तलाक हुआ है इसलिए, या पत्नी का पति से मेंटेनेंस लेना एक पत्नी का मौलिक अधिकार है, सिर्फ ये संविधान में लिखा हुआ है इसलिए। लेकिन पत्नी ये भूल जाती है कि मौलिक अधिकार है, लेकिन जब आप कैपेबल नहीं है, या पति कैपेबल है, या आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब पति बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है लेकिन आप चाहकर भी अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, तो वहां पर आपका मौलिक अधिकार बनता है। या आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, पति बहुत ऐशो आराम से जी रहा है, तो यहाँ पर भी आपका मेंटेनेंस का अधिकार बनता है। लेकिन पति के पास कुछ नहीं है और आप अच्छी खासी सोशल लाइफ जी रहे हो, आप अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जी रहे हो और उसके बाद आप मेंटेनेंस की मांग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है। इसी का 2020 का है, रजनीश वर्सेस नेहा का के केस में गाइडलाइन जारी की गई थी, तो आप उस केस को भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं दूसरा, भविष्य में पत्नी और बच्चों की बुनियादी जरूरतें क्या है। बुनियादी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, बुनियादी मतलब जो कि दैनिक जीवन की जरूरतों से हम बात कर रहे हैं, मतलब बच्चे की स्कूल फीस, बच्चे के स्कूल कन्वेंस, बच्चे की जो दैनिक है, मतलब स्वास्थ्य को लेकर, जीविका को लेकर, मतलब खान पान रहन सहन, जिसमें एक हम जो कहते हैं कि ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और यहाँ पर जब तक बच्चा कैपेबल नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी होती है, या पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चे के प्रति, या बच्चे का अधिकार होता है अपने पिता से मांग करना। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर पिता का बच्चा कैपेबल नहीं है, या बच्चे की दैनिक जरूरतों की लिए पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करना है, जिसमें पिता इजी वे में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चे और माँ की दैनिक मतलब बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना, तो यहाँ पर इस परिस्थिति में पति को पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार। पत्नी कैपेबल है, एजुकेटेड है, लेकिन शादी होने के बाद अच्छी लाइफ मिल गई इसलिए उसने जॉब करना छोड़ दिया। 1-2 साल रही, उसके बाद उसने पारिवारिक विवाद हुए, मेंटेनेंस की मांग कर ली। यहाँ पर पत्नी कैपेबल है, एजुकेशन है, सब चीजों से फुलफिल है, अगर वह चाहे तो इजी वे में अप्लाई कर सकती है, इजी वे में उसे जॉब मिल सकता है। उसके बाद भी पति से डिपेंड रहना चाहती है या पति से मेंटेनेंस की मांग कर रही है, तो यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कह दिया कि नहीं, यहाँ पर ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। अगर आपके पास उस समय में जॉब नहीं है तो उस समय को निकालने के लिए आप पति से मेंटेनेंस ले सकती हैं, लेकिन आप जल्द ही जॉब के लिए ट्राई करेंगी। आप कोई भी जो जिस चीज के लिए आप कैपेबल है, मतलब जो आपके स्किल्स है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, आप जरा ही एफर्ट लगाएंगे और आपको इसी वे में आपके इनकम के सोर्सेस शुरू हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी मेंटेनेंस की मांग ना कर कर आप अपने लिए कार्य ढूंढें, आप अपनी योग्यता अनुसार कोई भी कार्य करें और अपने पैरों पर खड़े हों। हाँ, उस समय के दौरान पति को पत्नी की मदद करनी होगी, मतलब उस समय में पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी पढ़ी लिखी है, कैपेबल है और घर में बैठकर सिर्फ पति से मेंटेनेंस ले रही है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं चलेगा। और साथ ही यहाँ पर विवाद भी पति के कारण निर्मित नहीं किए गए हैं। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है कि जहां पर पति को गलत ठहराया जा सके। उसके बाद अगर पत्नी यहाँ पर विवाह कर कर आय के सोर्सेस समझ रही है तो यहाँ पर पत्नी की मनमानी नहीं चलने वाली है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
कह दिया गया। अब हम अगली बात करते हैं, आय और संपत्ति के साधन। पत्नी के पास कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे अपने आप ही पत्नी के पास इनकम आती रहती है। मतलब कोई भी एफडी, कोई भी एसेट्स, कोई भी रेंटल हाउस, कोई भी रॉयल्टी, मतलब किसी भी तरीके से पत्नी का फिक्स है कि इतना तो पत्नी को मिलना ही मिलना है, या पत्नी की संपत्ति इतनी है कि यहाँ पर पत्नी रेंट तो पत्नी को मिलना ही है, या कोई भी व्हीकल, या कोई भी ऐसे सोर्सेज जिससे पत्नी की लाइफ स्टाइल इजी वे में चल सकती है, फिर भी पत्नी के द्वारा ये नहीं दर्शाया जा रहा है और पत्नी यहाँ पर मेंटेनेंस की मांग कर रही है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही इस चीज में आपको पति का भी देखते हुए चलना है कि पति के पास है तो, लेकिन पति देना नहीं चाहता। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के लिए मैंने आपसे कहा कि रेनिस वर्सेस नेहा का केस आप देख लीजिए, उसमें जो गाइडलाइन फॉलो की गई थी, जो इनकम एफिडेविट की मांग की गई है, 3 साल का इनकम टैक्स, आईटीआर की रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपको न्यायालय के समक्ष रखनी होगी। तो यहाँ पर ना ही किसी महिला के साथ अन्याय होना चाहिए और ना ही किसी पुरुष के साथ अन्याय होना चाहिए। अगर पत्नी कैपेबल है तो उसे नहीं मिलना चाहिए, और पति कैपेबल है तो उसे देना चाहिए। साथ ही जो हम पुराने केसेस पर बात करें तो कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जजमेंट भी हैं जिसमें ये कह दिया गया कि पति को भीख मांग कर भी दे, मजदूरी कर कर भी दे, लेकिन पति को मेंटेनेंस देना होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पति कैपेबल है और पत्नी नहीं है तो पति को देना होगा। पत्नी कैपेबल है, पति नहीं है, तो पत्नी यहाँ पर नहीं ले सकती, या समानता पर है दोनों तो भी दोनों एक दूसरे से ऊपर मांग नहीं कर सकते। मतलब ये आपकी ये सारी चीजें इनकम एफिडेविट से या आईटीआर से चीजें से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि कुछ जजमेंट ऐसे भी हैं जो शायद मेरे ही चैनल पर आप जाकर देखेंगे, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिकतर आपको इस तरह के जजमेंट मिलेंगे कि चाहे पत्नी का मौलिक अधिकार है और यहाँ पर चाहे पति भीख मांग कर दे, लेकिन पति को यहाँ पर मेंटेनेंस देना होगा। तो यहाँ पर अब इस भ्रम से भी पत्नी बाहर आ जाए कि नहीं, हमें तो मेंटेनेंस मिलना है क्योंकि हमने शादी कर रखी है, शादी हमने जो की है, तो अब हमारे पास एक ऐसी अलाउद्दीन का चिराग लग गया है कि हमारे पास तो अब किसी चीज की कमी आने वाली नहीं है, या हमें ये मंथली इनकम के सोर्सेस तो शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं, क्या उसने ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर, मतलब एक महिला जब विवाह कर कर आती है और जो लाइफ स्टाइल उसके सामने मैनेज की जाती है, मैरिज को लेकर बात करें या सोशल एक्टिविटी को लेकर बात करें या लग्जरीज को लेकर बात करें, मतलब जो कि व्हीकल्स वगैरह हैं, आना जाना, जो भी लाइफ स्टाइल जो एक अच्छी लाइफ स्टाइल में हम कैटेगरी में रखते हैं, वो लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। ऐसा नहीं है कि पति लग्जरी लाइफ जी रहा है और यहाँ पर पति न्यायालय के समक्ष खड़े होकर ये कह रहा है कि नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, या हम इस तरह से जीते हैं। तो नहीं, इसका ब्यौरा अगर पत्नी के द्वारा दिया जाता है और पत्नी ये प्रूफ कर देती है कि मैं विवाह कर कर आई थी और मेरे ससुराल में इस प्रकार से लाइफ स्टाइल जी जाती है, मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लैट में रहता है, बंगलों में, विला में या किसी डुप्लेक्स में, मतलब जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर प्रूफ करनी होंगी। और यहाँ पर अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि नहीं, पत्नी के लिए मैं कह रही हूँ कि पत्नी अगर ये कहती है कि नहीं, यहाँ पर इस तरह से लाइफ स्टाइल जी जाती है, तो उस अकॉर्डिंग पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा। वहीं अगर पति के द्वारा ये कह दिया जाए कि नहीं, पत्नी के आरोप झूठे, मैं तो एक फ्लैट में रहता हूँ या रेंटल हाउस में रहता हूँ, तो यहाँ पर पत्नी गलत साबित हो जाएगी। तो मतलब जो भी विवाह के समय लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ही पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। अगली बात करते हैं, क्या उसने परिवार के देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी, जो हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा शामिल है कि महिला कैपेबल थी, महिला जॉब करना चाहती थी, महिला जॉब कर रही थी, अर्निंग के अच्छे खासे सोर्सेस थे, लेकिन यहाँ पर फैमिली को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक महिला से कंप्रोमाइज करने की उम्मीद की जाती है, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे पति की बात हो, या चाहे इन लॉज की बात हो। तो अगर पत्नी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों को देखकर जॉब छोड़ा गया है और कहीं ना कहीं उसने अपना पूरा समय फैमिली को दिया है और एक लंबे समय के बाद पति के द्वारा
पत्नी को तलाक दिया जाए और ये कहकर कहा जाए कि नहीं, मेरे पास आय के इतने सोर्सेस नहीं है, या जो भी है मैं तो इतने में ही संतुष्ट हूँ, या मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है। तो यहाँ पर एक मैंने आपको एक जजमेंट डाला था, दुबई का है, जो आप चैनल विजिट कर कर देख सकते हैं, जिसमें एक महिला को उसके पति के द्वारा 15 साल के बाद तलाक दिया जा रहा था। उसमें ये कहकर पत्नी को संपत्ति में, मतलब पूरी प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार दिया गया था कि पत्नी की वजह से ही पति अपनी आय कमाने में मतलब समर्थ रहा, क्योंकि वह अपने इन लॉस की देखभाल करती थी, वह अपने बच्चों की देखभाल करती थी। अगर पत्नी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने परिवार को नहीं संभालती तो क्या पति सऊदी अरब में जाकर जॉब कर सकता था, या इतने ज्यादा इनकम या एसेट्स या संपत्ति मतलब अर्निंग कर सकता था। ये कहकर उसे संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया, क्योंकि बिना पत्नी के ये कार्य कर पाना संभव नहीं था। जब पत्नी के द्वारा बैक में रहकर पूरे परिवार की देखरेख की गई, पूरे परिवार को संभाला गया, और अब पति के द्वारा पत्नी को तलाक देने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं हो पाएगी। यहाँ पति को अपनी संपत्ति में बराबर का अधिकार पत्नी को देना होगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर इस तरह की चीजें वास्तव में पत्नी के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है, तो यहाँ पत्नी खड़े होकर न्यायालय में ये बात रखेगी विथ प्रूफ, तो 101% उसे मेंटेनेंस मिलेगा। इन गाइडलाइन का पूरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि ना ही किसी महिला के साथ गलत हो। हम ये नहीं कह सकते कि महिला के साथ शोषण नहीं हो रहा है, महिला के साथ भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो स्थितियां देखने को आज की तारीख में मिल रही हैं, उसमें हम ये कहेंगे कि पुरुषों के साथ आज की तारीख में ज्यादा शोषण हो रहा है। जो पहले 498 का निर्धारण किया गया था या सीआरपीसी 125 का निर्धारण किया गया था, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन आज की तारीख में महिलाओं के द्वारा उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बात को 101% नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आज की तारीख में उस चीजों का उपयोग करके महिलाएं पुरुषों के साथ शोषण कर रही हैं। तो यहाँ पर आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर महिला के द्वारा जॉब इस तरह से छोड़ा जाता है या उससे छुड़वाया जाता है, तो यहाँ पर तो भी वह मेंटेनेंस पाने की अधिकारी होगी, क्योंकि अगर आप 10-15 साल बाद या इस एक समय के बाद उससे कहते हो कि आप पढ़ी लिखी हो, आप जॉब करने लगो, तो सडनली ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। अब हम बात करते हैं जो पत्नी काम नहीं कर रही, उसके लिए कानून की लड़ाई की उचित राशि। अब अगर पत्नी कैपेबल नहीं है, यहाँ पर पति के द्वारा डिवोर्स केस फाइल कर दिया जाता है, या पति के द्वारा किसी भी प्रकार से कुछ रिएक्ट नहीं किया जाता है, पत्नी पीहर में उसे लेने नहीं आ रहा, लेकिन पत्नी चाहती है कि उसके साथ रहे। अब पत्नी को यहाँ पर पति के प्रति अपने सारे एफर्ट्स लगा चुकी है, उसके बाद भी पति उसे लेने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पर पत्नी नेचुरल है कि वह कोई भी कानूनी रास्ता चुनेगी अपने पति तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर अब उस बीच में जो उसका खर्च होगा वो कौन उठाएगा? न्यायालय के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा छोटी छोटी बातों का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। अब बात आती है कि जो महिला अगर न्यायालय का सहारा लेकर अपने पारिवारिक जीवन को बसाना चाहती है, तो उसमें जो खर्च होगा उस समय में वो स्ट्रगल करेगी, वो कौन देगा? तो यहाँ पर ये कहा गया है स्पष्ट कि वो पति ही देगा। अगर पति अपनी मर्जी से पत्नी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है बेवजह, या अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता, और पत्नी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी, तो नेचुरल है आना जाना, अधिवक्ता का खर्च, या उस समय में जो भी डॉक्यूमेंट उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने होंगे, उन सारी चीजों में उसे जो भी आर्थिक खर्च करना, आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वो भी पति के द्वारा दिया जाएगा। अब अगला और लास्ट पॉइंट है, पति की आर्थिक स्थिति उसकी कमाई और गुजारा भत्ता के साथ अन्य जिम्मेदारी। अब यहाँ पर मेंटेनेंस के केस में हमें अधिकतर परिस्थितियां ये देखने को मिलती हैं कि पति को के आय के सोर्सेस जो कि पति को भी नहीं मालूम होते हैं, लेकिन सीआरपीसी 125 की जब अपील लगाई जाती है, जो हम कहेंगे बीएनएस 144 में
वो 144 में पत्नी के द्वारा लगाई जाती है। उसमें पत्नी के द्वारा ऐसी आय के सोर्सेज लिखे जाते हैं जो पति को स्वयं को भी नहीं है मालूम। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि रजनीश वर्सेस नेहा के आप एक बार जजमेंट पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकम एफिडेविट का क्यों यूज है, ITR का क्यों यूज है। जब आप ये चीज रखेंगे तो पति के इनकम के सोर्सेज अपने आप सामने आएंगे। फिर उसके बाद आपके जो खर्च हैं, नेचुरली अगर पति अच्छी खासी जगह पर जॉब करता है तो उसे उसके अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर हम जनरली बात करते हैं, बेंगलोर पूना जैसी जगह पर भी अगर पति जॉब कर रहा है और आपका ये कहना है कि वहां पर पति के आय के सोर्सेज इतने हैं, तो भाई अगर पति ऐसी जगह पर रह रहा है तो नेचुरल है कि उसके खर्च भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, ना कि आप जहां पर रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पर गुजारा भत्ता निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पति की आय कितनी है। इस बात पर महिला पक्ष ध्यान रखती है, लेकिन न्यायालय के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि आपको ये तो देखना है कि पति की आय कितनी है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि पति के खर्च कितने हैं, साथ ही उस खर्च में उस पर डिपेंड कितने लोग हैं। नेचुरल है अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं तो बुजुर्ग माँ बाप, अनमैरिड भाई बहन है तो अनमैरिड भाई बहन, रेंटल हाउस में रह रहा है तो उस तरह, अगर वह अपने ऑफिस तक भी जाता आता है तो उसके एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। उसके बाद आपको मेंटेनेंस का निर्धारण करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी तलाक लेकर चली गई और यहाँ पर पति के पास आय के सोर्सेज इतने हैं तो आप कहो कि आधी सैलरी पत्नी को मिलना चाहिए, क्योंकि बराबर का जीवन यापन करने का न्यायालय के द्वारा कहा गया है, या हमारे संविधान में ये कहा गया है कि एक पुरुष के बराबरी से ही महिला का जीवन स्तर होना चाहिए। इसलिए आधी सैलरी पति रखेगा और आधी सैलरी पत्नी रखेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका जीवन यापन करना है तो पति की वो जिम्मेदारी भी है, लेकिन पति के साथ जुड़े हुए अन्य रिश्ते भी पति की जिम्मेदारी है, या आपके जीवन से आगे आने वाले भी आपकी जिम्मेदारी है। मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी भी आपके पति की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर ये न्यायालय के द्वारा 8 गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिनको फॉलो कर कर ही अब मेंटेनेंस और एलिमनी का निर्धारण किया जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने काफी डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये 8 पॉइंट मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, तो आप उधर पर भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर किसी को शेयर करने के लिए लगे तो आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके। धन्यवाद।